हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी वीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम जो फिज़िक्स की जो सीरीज़ जो चला रखी थी, हम इसको आगे बढ़ाकर आगे हम देखते हैं कि आगे क्या अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है। वैसे फिज़िक्स आप ये मान सकते हो कि इसका कोई ऐसे सीमित कोई दायरा नहीं है, लेकिन अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो कंप्लीट करवा दूँगा। तो हम आपको जो आज नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले फिज़िक्स की जो फर्स्ट क्लास और जो सेकंड क्लास थी, उसमें हमने आपको वो सारी छोटी छोटी चीज़ें बताई थी जो फिज़िक्स बेसिक फिज़िक्स में अपन जो पढ़ने के लिए आगे काम आएंगे। अब हम आगे जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये मान के चलना कि आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसे सपने देखते हैं कि हमको अच्छी नौकरी चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी ही पड़ेंगी। आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो टाइम पीरियड जो चल रहा है, आप इसका यूज करो। आप मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह इनका कम से कम यूज करो। पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ किताब से होती है। पहली बात तो ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये भी बस फॉर्मेलिटी है, लेकिन इससे ये है कि आप इस टाइम का यूज कर सकते हो। और आगे जब आप कभी पढ़ने का मौका मिले आपको टीचर के सामने बैठ कर के, तब आप आराम से इन चीज़ों को समझ सको और उनका जो सवाल होगा, क्वेश्चन जो होगा, उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हो। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो थोड़ा बड़ा होगा, पता नहीं आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि आपको पूरा उसको समझाते हैं हम। तो और ये जो वीडियो होगी थोड़ी लंबी होगी। आपको कैसे ही नहाते धोते सोते समय कभी भी आपको इस वीडियो को कंप्लीट करना है, लास्ट तक इसको देखना है। मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो आपको कंप्लीट मैं करवा दूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक फिजिक्स का एक नया टॉपिक, जहाँ से अपने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको पीसीएस लेवल के जो आईएएस इनमें आरएएस में वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और किस टाइप के आते हैं। बस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनका रिवीजन करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपनी गति। किस टॉपिक के बारे में बात करते हैं? गति के बारे में। तो अगर आपसे कोई ऐसे बोल दे कि गति है क्या, तो गति का मतलब क्या है, आप सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि गति होती क्या है। तो गति का मतलब आप सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये बता सकते हो कि सर किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जब होता है, और परिवर्तन कब होगा किसी वस्तु की स्थिति में, जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करेगा। तो किसी बाह्य बल, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल जब कार्य करता है तो उसकी स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और उससे अपन क्या कहते हैं, गतिशील वस्तु कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? गतिशील वस्तु के नाम से जानते हैं। और जब स्थिति में जब परिवर्तन होगा तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड चाहिए। तो फिजिक्स में अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन हो तो वह वस्तु क्या कहलाएगी? गतिशील कहलाएगी। तो मैं यहाँ पर उस परिभाषा को लिख देता हूँ कि गतिशील होता क्या है, गति होती क्या है, कि जब वस्तु की स्थिति में, जब वस्तु की स्थिति में, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ परिवर्तन हो तो, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वस्तु
कैसी कहलाती है? गतिशील कहलाती है। तो वस्तु कैसी कहलाती है? गतिशील। तो आपने यहाँ पर सिंपल से एक लैंग्वेज में इसको पढ़ा कि गतिशील होता क्या है, कि किसी वस्तु में जब समय के सापेक्ष या समय के साथ जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु क्या कहलाती है? वो गतिशील कहलाती है। अब कोई भी दो वस्तु आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील होती हैं। एक दूसरे के सापेक्ष कैसे गतिशील होती है, मैं आपको इस लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान के चलो कि एक ट्रेन है और इस ट्रेन के एक जो डब्बे में दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। दो व्यक्ति एक दूसरे के परस्पर क्या बैठे हुए हैं? सामने। तो ये दोनों व्यक्ति जब एक दूसरे के सामने एक ही डब्बे में जब बैठे हुए हैं तो ये परस्पर एक दूसरे के सामने कैसे हैं? स्थिर हैं। कैसे हैं? स्थिर। ये आपस में एक दूसरे के सामने कोई गति नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही ये डब्बा जो है किसी स्टेशन से जब यहाँ से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा? जब स्टेशन से गुजरेगा तो होना क्या है कि जब स्टेशन पर खड़ा कोई व्यक्ति इन व्यक्तियों को देखता है तो इस व्यक्ति के सापेक्ष ये क्या होंगे? गतिशील होंगे। क्या होंगे? गतिशील। तो मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो क्या है कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी के सापेक्ष गतिशील होता है। जैसे मैं अभी कैमरे के सामने हूँ, अगर ऐसे स्थिर खड़ा हुआ हूँ तो मैं क्या हूँ? बिल्कुल स्थिर हूँ। लेकिन अगर मैं घूमता हूँ इधर उधर तो क्या हूँ मैं? गतिशील। अगर मान के चलो कि पृथ्वी पर दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान सीध में खड़े हुए हैं तो आपस में क्या है? स्थिर है। और आपस में अगर वो गति कर रहे हैं तो एक दूसरे के प्रति सापेक्ष क्या है? वो गतिशील है। मेरी बात समझ आ रही है सारी की सारी? तो किसी भी वस्तु का गतिशील होना या स्थिर होना किसी के सापेक्ष होता है। किसी के सापेक्ष का मतलब कि एक वस्तु दूसरे के सापेक्ष गतिशील है या स्थिर है। अगर वो गति कर रही है तो गतिशील है, अगर वो गति नहीं कर रही तो क्या है? स्थिर है। मेरी बात समझ रहे हो? चलो ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि ये जो गति है, अगर आपसे बोल दे कि एक समान गति किसे कहते हैं? एक समान गति, सिंपल सी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो एक समान गति का मतलब क्या होता है। ये एग्जाम्स में आने वाली चीज़ें नहीं है लेकिन फिर भी अपने को समझने के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है। एक समान गति का मतलब होता है कि समान दूरियों को समान समय में तय करना। समान दूरियों को समान समय में तय करना क्या कहलाती है? एक समान गति। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में तय कर लेता है, पहली दूरी। अगले 5 किलोमीटर दूरी को वापस से 10 मिनट में तय कर लेता है। तो कहने का मतलब क्या समझोगे आप यहाँ से? दूरी समान है, टाइम भी समान है। तो समान दूरी को समान समय में तय करना ही क्या कहलाता है? एक समान गति कहलाता है। और अनियमित गति किसे कहते हो? कि सब समान दूरी को अलग अलग समयों में तय करना। अनियमित गति क्या कहलाती है? कि जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर दूरी को यहाँ तो कर लेता है 10 मिनट में तय, लेकिन अगले 5 किलोमीटर को वो तय करता है 15 मिनट में। तो दूरी तो समान है लेकिन टाइम कैसा है? अलग अलग। इसलिए इस गति को अपन क्या कहेंगे? अनियमित गति। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ज़्यादा ऐसी लंबी चौड़ी कोई बात है नहीं है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल सा है बिल्कुल। गति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की, मतलब एक समान गति क्या होती है और अनियमित गति क्या होती है। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। देखो
आपने अच्छे से ऐसे निर्देशांक पढ़े होंगे। इसे अपन कहते हैं एक्स अक्ष, इसे अपन कहते हैं वाई अक्ष, और इसे अपन कहते हैं जेड अक्ष। ठीक है, तो निर्देशांकों के आधार पर अपन अगर गति को अगर डिफाइन करें, परिभाषित करें, किसके आधार पर? निर्देशांकों के आधार पर। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति बिल्कुल सीधा जाता है, सीधा का मतलब ना तो वो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मतलब जैसे मैं हूँ बिल्कुल सीधे चल रहा हूँ इस तरीके से, तो एक ही अक्ष पर चलना, इसे अपन कहते हैं एक विमीय गति। कैसी गति? एक विमीय गति के सीधी सड़क पर चलना, किसी ट्रेन का बिल्कुल सीधी पटरियों पर चलना, मुड़नी नहीं चाहिए, क्या कहलाएगी वो? एक विमीय गति। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है और ऐसे टेढ़ा जा रहा है, मान के चलो मैं एक तो सीधा चल रहा हूँ और एक आपकी तरफ कैमरे की तरफ चल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर एक तो एक्स अक्ष की तरफ चल रहा हूँ और एक वाई अक्ष की तरफ, तो इसे अपन कहते हैं द्विविमीय गति। किस नाम से जानते हैं इसे अपन? द्विविमीय गति। अब अगली जो होती है वो होती है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, साइड में भी चल रहा है और ऊपर भी उड़ रहा है, जैसे कोई एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या होता है? ज़मीन पे सीधा भी चल सकता है, टेढ़ा भी चल सकता है और ऊपर भी उड़ सकता है, मतलब तीनों अक्ष के परित ये घूम सकता है, चल सकता है, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे? त्रिविमीय गति। किस नाम से जानेंगे इसको अपन? त्रिविमीय गति के नाम से अपन इसको जानेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन आपको यहाँ इस वीडियो के अलावा आपको गति के जो नियम हैं उनको कहीं से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवा दें। 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम लगेगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बात करते हैं हम जो अपना जो मेन पॉइंट है वो है गति के नियम। किसकी बात कर रहे हैं? गति के नियम की। अगर गति के नियमों की अगर अपन बात करें तो सब जानते हो कि आप कि गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने। तो अपन लिख सकते हैं कि आइजैक न्यूटन द्वारा गति के 3 नियम दिए गए। तो बताओ गति का कितने नियम दिए गए? 3 नियम। कितने नियम? 3 नियम। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो बताओ गति के कितने नियम? 3 नियम। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए। अपन पहले नियम की अगर बात करें, गति का प्रथम नियम। किसकी बात कर रहे हैं अब? गति के प्रथम नियम की। देखो गति का प्रथम नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार होता क्या है गति का प्रथम नियम कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। दूसरी लैंग्वेज में कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जिस पर कोई बाह्य बल तब तक उस पर कार्य ना करे। जैसे मान के चलो मैं ऐसे सीधा खड़ा हुआ हूँ,
मैं तब तक सीधा खड़ा रहूँगा तब तक जब तक कि मेरे पीछे से कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो जो वस्तु होती है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखती है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखती है, और कब तक बनाए रखती है? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो गति का जो प्रथम नियम है, अगर इसके बारे में हम लिखना चाहें तो इसका जो नियम है वो क्या है कि अपन लिखते हैं इसको। चलो, प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु, दोबारा समझो, मैंने जो बोला उसी को मैं वापस लिखवाऊंगा कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि जो प्रथम नियम है इसके अनुसार कि कोई भी वस्तु या प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। भाई सिंपल सी बात है, किसका विरोध करेगी? वो परिवर्तन का विरोध करेगी। तो प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अर्थात विरोध करती है, अर्थात जिस स्थिति में है उसी में रहना चाहती है। अर्थात जिस स्थिति में है उसी में रहना चाहती है। यह है गति का प्रथम नियम कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात अपनी स्थिति में रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। और ये जो स्थिति में जो परिवर्तन का जो विरोध करता है, स्थिति में जो परिवर्तन का जो विरोध करता है, इसी को अपन कहते हैं जड़त्व। किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नाम से जानते हैं। तो गति का जो प्रथम नियम है इसे अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। भाई जैसे मान के चलो आप खड़े हो और आपके अचानक किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, तो आपका शरीर जब कोई धक्का देगा तो उसका क्या करेगा? विरोध करेगा, क्योंकि आपका जो जड़त्व है वो उसका क्या करता है? विरोध करता है। अब मान के चलो दो व्यक्ति हैं, एक तो है 10 साल का और एक है 50 साल का, और उनका वजन भी आप जानते हो, वेट भी उनका उसी के आधार पर होगा। जो 10 साल का है उसका वजन मान के चलो है 30 किलो, और जो 50 साल का या 60 साल का 70 साल का है उसका वजन मान के चलो है 100 किलो। अब वो जो 25 या 30 किलो वजन का जो बच्चा है वो 100 केजी वाले वजन के व्यक्ति में अगर वो धक्का मारेगा तो शायद वो ना गिरे। क्यों ना गिरे? क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो वजन है वो कैसा है? ज़्यादा है। तो वजन ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या कि उसका जड़त्व भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मैं लिखाऊंगा सारी चीज़ें। और अगर वो जो 100 केजी वाला जो व्यक्ति है उस बच्चे के अगर धक्का मारे तो बच्चा पता नहीं कितना आगे जाके गिरेगा। मतलब उसका द्रव्यमान कम है, जिस वजह से द्रव्यमान कम होने के कारण उस बच्चे का जो जड़त्व है वो भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि जो स्थिति में जो परिवर्तन का जो विरोध करता है, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है वह क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो यहाँ पर मैं ये जो गति का नियम है, यहाँ पर विरोध हो रहा है उसकी स्थिति में, और स्थिति में जो परिवर्तन का जो विरोध किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। तो लिख देता हूं मैं, स्थिति में
परिवर्तन का विरोध जड़त्व के कारण होता है। स्थिति में परिवर्तन का विरोध किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। अतः इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अतः इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है, आप नोट डाल के लिख सकते हो कि जो गति का जो प्रथम जो नियम है, गति के प्रथम नियम को अपन क्या कहेंगे? जड़त्व का नियम। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल सकते हो आप कि इसके अनुसार स्थिति में परिवर्तन का विरोध होता है। इसके अनुसार किसका परिवर्तन का विरोध होता है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब आप बोलोगे सर ठीक है, इसके अनुसार परिवर्तन का विरोध होता है, लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपके जो अभी तक जो मैंने लिखवाया वो यही है। गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। और यह जो जड़त्व का नियम है अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे अपन थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ते हैं? जड़त्व के बारे में। गति के प्रथम नियम में ही है। तो जो जड़त्व का जो नियम है इसको अपन मुख्य रूप से 3 भागों में अपन इसको देख सकते हैं। और वो किस तरीके से देख सकते हैं? नंबर ए में इसको डाल देता हूँ, वो है गतिशीलता का जड़त्व। किसका जड़त्व? गतिशीलता का जड़त्व। देखो, गतिशीलता का जड़त्व का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना पसंद करता है। जैसे मान के चलो कि एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान के चलो आप अगर बस में बैठे हो, आप बस में बैठे हो, बस चल रही है स्पीड से, मान के चलो 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन चल रही है? बस। अचानक यदि बस में ब्रेक लग जाते हैं तो आपका शरीर किधर जाएगा? आगे की ओर। इसका मतलब क्या है कि आपका शरीर क्या है? गतिशील है। उस गतिशील में जैसे ही विरोध हुआ तो क्या कहलाएगा? गतिशीलता का जड़त्व। मतलब आप गतिशील ही रहना चाहते हो। ब्रेक किस में लगे? बस में। बस में कौन बैठे हो? आप लोग। तो जैसे ही बस रुकेगी आपका शरीर तो अभी भी गतिशील है ना, और आपका शरीर अभी भी गतिशील होने के कारण जैसे ही बस में ब्रेक लगेगा तो आपका शरीर भी रुकेगा और आपका शरीर किधर जाएगा? आगे की तरफ। इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? गतिशीलता का जड़त्व। इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि जो गाड़ियों में जो सीट बेल्ट लगाते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि गाड़ियों में सीट बेल्ट ना लगाना या गाड़ियों में जो सीट बेल्ट लगाते हैं गति के किस नियम को यहाँ पर दर्शाया जाता है, समझाया जाता है? तो गति के प्रथम नियम को यहाँ पर दर्शाया जाता है, गतिशीलता के जड़त्व को यहाँ पर परिभाषित किया जाता है। कैसे? अगर मान के चलो गाड़ी गतिशील है और अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो होगा क्या कि उसमें जो बैठा जो व्यक्ति है वो भी क्या है? अभी गतिशील। इस वजह से वो है व्यक्ति उस गाड़ी से बाहर ना निकल जाए शीशे को तोड़ करके। इस वजह से क्या लगाई जाती है? अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाई जाती है। अगला एग्जाम्पल मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे मान के चलो कोई
गेंदबाज है। और गेंदबाज एक होता है जो कम दूरी तय करके गेंद फेंकता है, और एक जो होता है जिसका लंबा जो रनअप होता है, लॉन्ग रनअप, जो लंबी दूरी से भाग करके आता है, जब वो गेंद फेंक देता है उसके बाद में भी वो आधी पिच से ज़्यादा को कवर कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर अभी भी गतिशील अवस्था में रहना चाहता है। इन दोनों एग्जाम्पलों को अपन किस में रख सकते हैं? गतिशीलता का जड़त्व। तो इसमें एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि तेज गति से चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने पर व्यक्ति का या फिर व्यक्तियों का आगे की ओर झुक जाना, गिर जाना। अगला एग्जाम्पल मैं आपको इसमें देता हूँ कि तेज गेंदबाज द्वारा गेंद फेंकने के बाद भी आगे की ओर जाना। अगला, तेज गति से दौड़ते हुए, चलो दूसरा एग्जांपल, एक तो ये हो जाएगा तेज गति से जो घोड़ा अगर दौड़ता है और वो अचानक अपने आप को रोक लेता है तो जो घोड़े पर बैठा हुआ घुड़सवार है वो आगे की ओर झुक जाता है। चलो एक, ये तो मैंने बस वाला लिखवा दिया, और लिखवाता हूँ। देखो जैसे चलती बस से उतरते समय व्यक्ति का अचानक गिर जाना। अभी बोलोगे आप कैसे? आप एग्जाम्पल समझ लेना कैसे, कि अगर कोई साधन अगर चल रहा है, आप उससे अगर उतरते हो तो आपको थोड़ा सा उसके साथ में दौड़ना पड़ता है, और जब आप उसके साथ में थोड़ा सा दौड़ोगे तो आपका शरीर जो है उसी गति में आ जाएगा, और आप अगर उतरते और वहीं के वहीं रुक जाते तो आप वहीं के वहीं गिर जाओगे। और मुंह को अपन आगे की तरफ करके अपन क्या करते हैं? बस से उतरते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो इसे अपन कहते हैं गतिशीलता का जड़त्व। किससे समझते हैं इसको अपन? गतिशीलता का जड़त्व। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला अपन देखते हैं। बी पॉइंट, विरामावस्था का जड़त्व। किसके जड़त्व की बात करते हैं अपन? विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब वही, अगर अपन एग्जाम्पलों को समझ लेंगे तो इसको भी समझ लेंगे। गतिशील में तो वस्तु क्या है? गतिशील है। विरामावस्था में क्या होता है कि वह वस्तु विरामावस्था में है और अचानक से चलती है। जैसे मान के चलो कि घोड़े पर जब व्यक्ति बैठा रहता है और घोड़े के जब अचानक आगे दौड़ने पर जो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा सा किधर झुकता है? वो पीछे की ओर। तो घोड़े के अचानक चलने पर या दौड़ने पर, घोड़े के अचानक दौड़ने पर उस पर बैठा व्यक्ति या घुड़सवार का पीछे की ओर झुक जाना। पहला एग्जाम्पल विरामावस्था का जड़त्व। अगला एग्जाम्पल कि जो अपने कंबल वगैरह जो होते हैं, अपन जब उनमें डंडा मारते हैं तो उनमें से धूल के कण बाहर निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंबल में जो धूल के जो कण होते हैं वो अभी स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, और जैसे ही हम उनमें डंडा मारते हैं या फिर इस तरीके से फटकारते हैं तो कंबल तो हो गया गतिशील, लेकिन उसमें जो अभी भी जो कण है वो क्या है? विराम अवस्था में है। इस वजह से कंबल से जो धूल के कण हैं या पानी के जो कण हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं।
ये भी अपना आसानी से ये हो जाएगा आपके एग्जाम्पल। ठीक है, अगला है कि मान के चलो, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि तेज गति से आने वाली गोली, देखो समझना, बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो। और एक पत्थर होता है, पत्थर को जब हम हाथ से फेंकते हैं तो उसका वेग कम होता है। तो किसी शीशे पर या गाड़ी के शीशे पर जब गोली चलाते हैं तो गोली शीशे को छेद करके पार चल जाती है, लेकिन जैसे ही आप पत्थर फेंकोगे तो पूरा का पूरा शीशा टूट जाएगा, पूरा का पूरा शीशा टूट जाएगा। क्योंकि जो शीशा है स्थिर अवस्था में है, गोली स्पीड से जा रही है, और स्पीड से जाने की वजह से अपना जो पूरा का पूरा जो अपन कह सकते हैं द्रव्यमान या वेग जो है एक स्थान पर लगाएगी, तो जो आसपास का जो भाग है उस पर कोई इस पर इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स अपन इसमें लिख सकते हैं, किसमें, विरामावस्था के इसमें, कि पहला अपन लिख सकते हैं घोड़े का, घोड़े के अचानक दौड़ने पर, घोड़े के अचानक दौड़ने पर उस पर बैठा घुड़सवार अचानक पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। अगला, कंबल को डंडे से पीटने पर, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। धूल के कण कैसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और एग्जांपल ले लेना कि कपड़े को या फिर गीले कपड़े को फटकारने पर, गीले कपड़े को फटकारने पर पानी की बूंदों का अलग हो जाना। ये क्या है, विरामावस्था का जड़त्व। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। तो अपन ने पढ़ लिया गतिशीलता का जड़त्व, विरामावस्था का जड़त्व। अब अपन देखते हैं दिशा का जड़त्व। नंबर 3 है इसमें, सी पॉइंट। दिशा का जड़त्व। आप अच्छे से जानते हो दिशा का जड़त्व का मतलब क्या होता है, कि यदि कोई ऐसे वाहन है, कोई चलता हुआ वाहन अचानक अगर मुड़ जाए, तो व्यक्ति उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल अच्छा सा यही है कि चलते वाहन के
अचानक मुड़ जाने पर उसमें सवार व्यक्तियों का उसकी दिशा के विपरीत झुक जाना। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताना चाहूँ, आप अच्छे से जानते हो कि कोई साधन चल रहा है, उसमें अपन बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, जैसे ही वो मोड़ पर मुड़ता है तो ऐसे आप भी ऊपर से ऐसे पकड़ के रखते हैं। जैसे अपन बसों में जब बैठते हैं तो कभी इधर मुड़ रहे हैं, कभी इधर मुड़ रहे हैं। तो ये क्या है? यही है कि हमारा शरीर उस चलते हुए वाहन के साथ में सीधी गति में चल रहा है। जैसे ही वाहन तो मुड़ गया, लेकिन हमारा शरीर अभी भी सीधी गति में जाना चाहता है। तो वाहन जैसे इधर मुड़ा, अपना शरीर इधर की ओर होगा, इस तरीके से। तो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। तो ये है अपना दिशा का जड़त्व। अपन ने गति का प्रथम नियम पढ़ लिया यहाँ पर। इसमें अपन ने गतिशीलता का जड़त्व, स्थिरावस्था का जड़त्व या विरामावस्था का जड़त्व, या फिर अपन ने पढ़ा था दिशा का जड़त्व। इनके सबके एग्जाम्पल अपन ने देख लिए। अब आप एक नोट बना के लिख सकते हो। कैसे? मैंने आपको जो जड़त्व के बारे में समझाया, तो जड़त्व में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिसका जड़त्व हो, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पर आप नोट में लिख सकते हो। नोट में क्या लिख सकते हो कि वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी होगा, उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, उसका जड़त्व भी अधिक होगा, उसका जड़त्व भी अधिक होगा। इसका मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ये आपका गति का जो प्रथम नियम है, ये आपका यहाँ से क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं गति के द्वितीय नियम की। गति का दूसरा नियम। ये जो गति का जो दूसरा नियम है, ये क्या है? इसको अपन समझ लेते हैं। गति का जो दूसरा नियम है, यह बल को गणितीय रूप में परिभाषित करता है। पहली बात तो बल को गणितीय रूप में परिभाषित करता है। कैसे? आप सब जानते हो कि F बराबर क्या होता है? ma। F बराबर क्या होता है? ma। कैसे होता है? किस तरीके से गणितीय रूप में इसको परिभाषित करता है, उसको अपन देखेंगे
तो सबसे पहले गति का जो दूसरा नियम है यह बल को गणितीय रूप में परिभाषित करता है। किस तरीके से करता है अपन इसको देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये जो गति का जो दूसरा नियम है ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो समझना इसको कि अपन ने संवेग पढ़ रखा है पहले, P बराबर mv, P बराबर mv। तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, संवेग में जो परिवर्तन की जो दर होती है, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। यह है गति का दूसरा नियम मेन, तो कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो गति का जो दूसरा नियम है यह बल को F बराबर ma को किस तरीके से परिभाषित करता है। अब इसको समझते हुए चलना। संवेग में परिवर्तन की दर, अगर आपके पास साइंस में थी या नहीं है कोई बात नहीं, अगर थी तो आप समझ सकते हो कि अपन जब परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को अपन कह सकते हैं अवकलन से डिफाइन करते हैं, D से, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, संवेग बराबर, संवेग मतलब P बराबर क्या होता है mv। m का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेग। अपन जानते हैं कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, वेग क्या होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, जैसे ही दर आ जाए मतलब नीचे समय आएगा, नीचे क्या आएगा, समय। तो dp अपॉन dt, p का मतलब हो गया संवेग, d का मतलब हो गया परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है नीचे टाइम, और ये किसके बराबर होता है, F के बराबर होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, बल के, बल मतलब फोर्स के बराबर होता है। अब आप इसको आगे समझते हुए चलना। F बराबर D, P को मैं क्या लिख सकता हूँ, mv अपॉन dt, राइट है। अब m का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेग और t का मतलब होता है समय। mv किसको डिनोट कर रहा है, संवेग को डिनोट कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो द्रव्यमान है ये नियत रहता है, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। तो द्रव्यमान को अपन इस डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, इस अवकलन से क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि F बराबर m dv अपॉन dt, क्योंकि m नियत रहता है, बदलता नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या निकाल लिया, बाहर। अब आप मेरे को खुद बताना कि ये जो बचा हुआ है यहाँ पर, इसको आप क्या बोलोगे। जैसे आपने यहाँ बोला संवेग में परिवर्तन की दर, ये क्या बोलोगे आप, v का मतलब वेग। तो चूंकि dv अपॉन dt, इसको क्या बोलोगे आप, वेग में परिवर्तन की दर। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके पहले उसको देखें। इसीलिए मैंने आपको पहले ही और जो दूसरी जो वीडियो थी आधारभूत भौतिक विज्ञान, वहाँ से क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर निकल के आते हैं, संवेग वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ चुके हैं। वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है त्वरण। क्या कहलाता है, त्वरण मतलब a। तो वही तो लिखा हुआ है dv अपॉन dt, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F बराबर m तो है ही है, और dv अपॉन dt की जगह क्या लिख सकता हूँ, a। तो संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, बल के बराबर, और यहाँ से आया। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी अच्छे से।
इसलिए मैंने कहा कि जो गति का जो दूसरा नियम है, ये है बल को किस रूप में परिभाषित करता है, गणितीय रूप में परिभाषित करता है। किस तरीके से, जो दूसरा नियम है, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर। संवेग को अपन क्या लिखते हैं, P बराबर mv, तो मैंने इस P की जगह क्या लिख दिया, mv। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है तो मैंने द्रव्यमान को बाहर निकाल लिया, dv/dt बचा। dv/dt जिस तरीके से आपने इसको बोला था संवेग में परिवर्तन की दर, ऐसे ये भी तो है वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, और उसकी जगह मैंने लिख दिया a। F बराबर ma। समझ आया? चलो मैं आपको और चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने लिखा इस तरीके से A समानुपाती B। इसका मतलब है अगर A B बढ़ेगा तो A भी क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने लिखा A समानुपाती 1/V, या फिर इसको अपन सीधा बोल सकते हैं A व्युत्क्रमानुपाती B, उल्टा है। मतलब अगर B बढ़ेगा तो A क्या होगा, कम होगा। समझ लो आप, साइंस मैथ वाले बच्चे तो इसको आराम से पता है आपको। समानुपाती का मतलब होता है कि दोनों का बढ़ना, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने आपको क्यों बताया है ये, आप समझना है इसको, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। कैसे कैसे ये आपको F बराबर ma यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊँगा यहाँ पर, वो किस तरीके से एग्जाम्पल आपके काम आएगा उसको आप देखना। तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक। देखो भाई, फिजिक्स है, पढ़ना पड़ेगा आपको इसको। दो वस्तुएं m1 व m2, दो वस्तुएं m1 व m2, जहाँ पर m1 का जो द्रव्यमान है वो m2 से क्या है, ज़्यादा है, जिनके संवेग समान हैं। जिनके संवेग समान हैं, इनकी गतिज ऊर्जा यदि इनकी गतिज ऊर्जाएं यदि इनकी गतिज ऊर्जाएं यदि गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो। इनकी गतिज ऊर्जा यदि के E1 काइनेटिक एनर्जी, मैंने M1 वाले को तो मान लिया E1, और M2 वाले को अपन मान लेंगे क्या, वह के E2। M1 वाले को E1 और M2 वाले को E2 हो तो सही संबंध है। देखो इनके अपन एग्जाम्पल देखेंगे अभी सारे के सारे। चलो पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। ये इसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं अभी इसको सॉल्व करा दूंगा। तो इसके मैं आपको एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, टेंशन मत करना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा सारे के सारे। जो न्यूमेरिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होता है, देखो पहला नियम आपने पढ़ा, बिल्कुल सिंपल था। थोड़ा सा जो दूसरा नियम है बस इसमें ये है कि इसको बल के रूप में, गणितीय रूप में परिभाषित करता है। F बराबर ma, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, ये इस तरीके से, और इसके ऊपर ये एग्जाम्पल डिपेंड है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, देखो कि होता क्या है कि जब कोई फील्डर आती हुई बॉल को जब कैच करता है, फील्डर क्या वो आप ही जानते हो खुद भी, जब आप कभी क्रिकेट खेले होंगे
तो होता क्या है कि जैसे आप बॉल को पकड़ते हो तो अपने हाथ को हल्का सा पीछे की तरफ करते हो, बॉल आ रही है, बॉल को इस तरीके से लेके जाते हो आप। विकेट कीपर जो होता है बॉल को पकड़ने के बाद में हाथ को पीछे करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे हाथों पे चोट ना लगे, और चोट लगने का मतलब क्या होता है? बल, फोर्स कम लगना। और फोर्स या बल कम कैसे लगेगा वो मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना, किस तरीके से ये न्यूमेरिकल या जो डेरिवेटिव है ये कैसे समझाता है, इस पर ध्यान देना आप, इस वाले पॉइंट पर कैसे आप समझना। बॉल आ रही है, उस बॉल का कोई ना कोई वजन होगा, क्या आप उस वजन को कम कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। उस बॉल का जो वेग होगा, जितनी गति से आएगी, उस आप वेग को जो हवा में जाकर के कम कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। फिर इस एफ का मतलब है बल, बल का मतलब फोर्स, कि आपके हाथों पर कितना बल लगा हुआ है। मैंने आपको यहाँ पर जो व्युत्क्रमानुपाती बताया, इसका मतलब क्या है? एक बात बताओ कि आप इस m को बदल सकते हो क्या? यहाँ पर ये जो m है द्रव्यमान को, नहीं बदल सकते ना? हाँ सर, नहीं बदल सकते। क्या आप उस बॉल के वेग को बदल सकते हो? क्या नहीं बदल सकते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप हवा में चले गए और उस बॉल के जो वेग है उसको कम करके आ जा कैच आ जाए, ऐसा तो होना नहीं है। तो आप ना तो इसके द्रव्यमान को बदल सकते हो और ना ही आप इसके वेग को बदल सकते हो बॉल के। तो आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो कि जब आप हाथ को यहाँ रखते हो और जब बॉल आपके हाथ में आती है और जैसे ही आप इस हाथ को जैसे ही पीछे लेके जाते हो, तो यहाँ से लेकर के जहाँ तक आप हाथ को लेके गए, पहले आप उसको यहीं रोकने वाले थे, अब आपने उसको यहाँ रोका, मतलब जो बीच का जो टाइम है उसको टाइम को आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जो बॉल मान के चलो पहले 10 सेकंड में रुकने वाली थी, अब वो 11 सेकंड में रुक रही है। मतलब जैसे ही आपने टाइम को बढ़ाया, आप मेरी बात समझना, जैसे ही आपने इस टाइम को बढ़ाया तो बताओ ये बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही आपने टाइम को बढ़ाया ये बल क्या हो गया? फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे ही फोर्स कम होगा तो आपके हाथों में जो चोट है वो कम लगेगी। अब समझना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, कि एग्जाम्पल आप रट लेना अगर समझ में नहीं आया तो, और जो थोड़ा सा अगर अच्छे से तैयारी कर रहा है वो आप इसको समझ सकते हो कि जब बॉल आती है तो बॉल जब आएगी तो अगर कोई व्यक्ति इस बॉल को वहीं की वहीं रोक लेता है तो टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स कैसा लग जाएगा? फिर ज़्यादा, तो आपके हाथों में दर्द होगा। लेकिन किसी व्यक्ति कोई समझदार है और उसने उस बॉल को ऐसे पकड़ा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो उसमें जो टाइम है वो टाइम क्या हो गया? बढ़ गया, और उस टाइम बढ़ने की वजह से ये फोर्स बल क्या हो गया? कम हो गया, जिसकी वजह से आपके हाथों पर चोट कम लगी। तो जो दूसरा नियम है गति का, दूसरा नियम, इसके एग्जाम्पल क्या है कि कोई बॉलर जब कोई फील्डर किसी बॉल को पकड़ता है या विकेट कीपर बॉल को पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाता है। ये गति के किस नियम का पालन करता है? गति के दूसरे नियम का। राइट? क्लियर, समझ आया? ठीक है सर। अगला और एग्जाम्पल दो सर। मैं एग्जाम्पल क्या दूँ? आप तो खुद एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में करते रहते हो। एक छोटा सा जो बच्चा होता है, अगर वो कहीं पे बैठा हुआ है और अगर उसको कूदना है, एक साइड तो फर्श है और एक साइड कहीं पे गद्दा बिछा हुआ है, तो वो बच्चा देखेगा कि यार फर्श पे तो मेरे पैरों में लगेगी, कि कहाँ पर कूदना चाहिए? गद्दे पर। अब उसने क्या कभी गति का दूसरा नियम पढ़ा है क्या? उसने कभी सुना ही नहीं कि इनके भी नियम होते हैं। लेकिन हाँ, वह दूसरे जो नियम का पालन करता है और वो कहाँ पर कूदता है? फिर गद्दे पर कूदता है। क्यों? क्योंकि अगर फर्श पर कूदेगा तो फर्श क्या होगी? उस पर वापस फोर्स लगाएगी। लेकिन जैसे ही गद्दे पर कूदेगा तो गद्दा थोड़ा सा पिचक जाएगा, और पिचकने में जो टाइम जो लगता है, ये टाइम क्या हो गया? हल्का सा बढ़ गया। और टाइम जब बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए गद्दे पर कम चोट लगती है। अगला एग्जाम्पल आप सुन लो, देखो वही कि कोई व्यक्ति एक तो पक्की सड़क पर कूदे और एक अपन जानते हैं एक ऐसे मिट्टी में कूदे, तो चोट किस पर लगेगी? पक्की सड़क पर। कम चोट किस पर लगेगी? मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी हल्की सी नीचे दब जाती है, और जैसे दबेगी तो उसका जो टाइम है वो टाइम बढ़ेगा, फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो
इसके मैं आपको एग्जांपल्स लिख देता हूँ। चलिए एक अपने क्वेश्चंस कर लेंगे बाद में, लेकिन इसका एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ। फील्डर के द्वारा गेंद को पकड़ने पर अपने हाथों को गेंद की दिशा में पीछे की ओर ले जाना, पीछे की ओर ले जाना। अगला एग्जाम्पल है फर्श पर कूदने पर गद्दे की तुलना में अधिक चोट लगना। अगला और एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि जब आप देखते होंगे बॉक्सिंग वगैरह, तो जब कोई मुक्का मारता है तो ऐसा नहीं है कि मैं सीधा खड़ा हूँ, ले आजा मार ले, जबड़ा बाहर आ जाएगा मेरा। तो होता क्या है, जैसे वो मुक्का मारता है तो गर्दन को ऐसे करता है वो, मतलब ऐसे करेगा तो उस टाइम का जो टाइम है वो बढ़ेगा, और टाइम जैसे ही बढ़ेगा फोर्स क्या हो जाएगा, कम। मेरी बात समझ आ रही है। एक अगला एग्जांपल, अपन जैसे स्कूल में जब डंडा खाते थे तो जब टीचर जब अपने हाथों पर मारता था तो होता क्या था, जैसे डंडा मारता है तो जैसे वो अपने को डराता है तो अपन हाथ को नीचे ले जाते हैं, फिर डराता है फिर हाथ को नीचे लेके जाते हैं। उससे क्या होता है कि अगर मैं हाथ को यहीं कर लेता हूँ तो हाथ पर चोट ज़्यादा लगेगी, लेकिन जैसे ही मैं हाथ को नीचे ले गया तो जो चोट यहाँ लगने वाली थी अब वो चोट लग रही है यहाँ पर, तो ये जो बीच का जो टाइम है ये बढ़ा, और टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, मतलब चोट कम लगेगी। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए। अगला बॉक्सर के द्वारा पंच खाने पर पंच की दिशा में अपनी गर्दन को आगे ले जाना। आप ऐसे एग्जाम्पल काफ़ी सारे लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। चलो, 2 वस्तुएं m1 व m2 हैं, जिसमें m1 का जो द्रव्यमान है वो m2 से ज़्यादा है, जिनके संवेग क्या है, समान है। इनकी गतिज ऊर्जाएं यदि ke1 व ke2 हैं तो सही संबंध बताइए। सही संबंध में ऑप्शन जो है ke1 बराबर ke2, सही संबंध किसमें, गतिज ऊर्जाएं, इनकी गतिज ऊर्जाएं ये हैं, तो सही संबंध बताइए। पहला ke1 इज ग्रेटर देन ke2, ke1 इज लेस देन ke2, आंकड़े अपर्याप्त। अब देखो यहाँ पर अपने को दिया क्या है वो समझ लो। 2 वस्तुओं का द्रव्यमान दे रखा है, संवेग, संवेग का मतलब P, और एक है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो संवेग और काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा दे रखी है, मतलब इसमें, और P संवेग, इनमें अपने को रिलेशन दिखाना है, संबंध इनमें दिखाना है अपने को। कैसे,
गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देखो अगर एग्जाम्पल अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो 98% जो बच्चे होते हैं इनको छोड़ के आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इनको भी अच्छे से करके आओ। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है और P बराबर होता है mv। अब देखो जब अपन ने यहाँ पर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखा और यहाँ संवेग का फॉर्मूला लिखा तो आपस में अभी कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन जब हम इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन का मतलब होता है कि या तो ये इसमें आ जाए या फिर ये इसमें आ जाए। थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर है एम वी और यहाँ पे भी अपने को क्या दिखा हुआ है एम वी। इसका मतलब है मैं इस एम वी की जगह क्या रख सकता हूँ पी। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या है, एम और एम दोनों अपन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर वी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है वी। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि इसमें ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं। किस तरीके से तो बनेगा के ई बराबर हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, m का मल्टीप्लाई m से और v स्क्वायर है ये और नीचे m है ये। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बराबर m स्क्वायर और v स्क्वायर। इसका मतलब है m v का स्क्वायर अपॉन 2m और काइनेटिक एनर्जी बराबर एम वी को अपन क्या लिख सकते हैं p का स्क्वायर अपॉन 2m। हाँ या ना लिख सकते हैं। अब देखो अब यहाँ से संवेग आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, इनमें रिलेशन आ गया। अब मैं करना क्या चाहता हूँ वो देखना आप। इसने बोला है कि संवेग समान है, कि दोनों वस्तुओं का संवेग क्या है समान है। और अगर संवेग समान है ये कैसा है समान, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस काइनेटिक एनर्जी पर, समझ रहे हो। लेकिन जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कैसा है m1 का ज़्यादा है और m2 का क्या है कम है। मेरी बात समझ आ रही है। इसका मतलब है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कम होगी। अभी अपन ने व्युत्क्रमानुपाती का नियम पढ़ा है। देखो ऐसे एग्जाम्पल्स जो आते हैं डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी की। आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको और समझाऊंगा आगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। P समान है इसलिए मैंने इसको समान रख दिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई मान के चलो आपके पास और मेरे पास अगर 50-50 रुपये हैं और दोनों के पास समान है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभाव कौन डालेगा कि मेरे पास है 51 रुपये और आपके पास है 50 रुपये, तो 50 तो हो गए समान, तो वो 1 रुपया जो है वो प्रभाव डालेगा। जिसके पास एक ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा है, तो वही है P समान है तो ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा किसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। लेकिन जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर द्रव्यमान किसका ज़्यादा है m1 का। अगर m1 का द्रव्यमान ज़्यादा है किससे m2 से, तो m1 की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये द्रव्यमान ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और m2 का द्रव्यमान कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। रिलेशन देख लो किस में है, मतलब के E1 तो हो जाएगा कम और के E2 हो जाएगा ज़्यादा। किस में ऑप्शन नंबर सी। देख लो अब आपको अच्छा लगा हो अच्छी बात है, नहीं लगा तो भी आपको करना तो है ये। गति का दूसरा नियम आपने एग्जाम्पल देखा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे जो यहाँ पर बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं कि इसके जो गति का जो तीसरा नियम है उस गति के तीसरे नियम की बात करते हैं। ये गति का दूसरा नियम आपके कंप्लीट हो चुका है।
गति का तीसरा नियम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। इसे अपन कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किस नाम से जानते हैं इसे अपन? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मान के चलो, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है कि आपने खूब अच्छे से सुना होगा कि कोई रॉकेट है, अगर रॉकेट को अपन उड़ाते हैं तो उस रॉकेट में से नीचे से आग निकलती है, तो उस रॉकेट की क्रिया किधर हो रही है? ऊपर की ओर। आग कहाँ निकल रही है? नीचे की ओर। तो ऊपर क्रिया और नीचे क्या हो रही है? प्रतिक्रिया। जब कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो गोली जाती है आगे की तरफ और धक्का लगता है पीछे की तरफ। क्रिया आगे हो रही है, प्रतिक्रिया पीछे हो रही है। इस नियम को अपन एक नाम से जानते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। किस नाम से भी जानते हैं इसे अपन? संवेग संरक्षण का नियम, गति का तीसरा नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किनारे पर खड़ी हुई नाव से अगर कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है और व्यक्ति आगे की ओर, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया। जब कोई व्यक्ति फर्श पर चलता है तो व्यक्ति जो बल लगाता है वो पीछे की ओर लगाता है और व्यक्ति में धक्का किधर लगता है? आगे की ओर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सारे एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ मैं आपको। एक गुब्बारे में आप जब हवा भर के जब उसको छोड़ते हो तो उस गुब्बारे में तब तक हवा रहती है, तब तक वो इधर उधर घूमता है, उसके बाद में वो गिर जाता है। मतलब हवा नीचे लग रही है और वो उड़ किधर रहा है? ऊपर की ओर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, यह नियम किसको दर्शाता है? संवेग संरक्षण जो होता है इसको भी परिभाषित करता है, यहाँ से इसको भी दर्शाता है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। गति का जो तीसरा नियम जो है ये संवेग संरक्षण पर आधारित है। गति का तीसरा नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है। गति का नियम किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग संरक्षण की अपन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पलों में सबसे पहले अगर अपन देखें तो जो रॉकेट जो होता है, रॉकेट को जब अपन प्रक्षेपित करते हैं, रॉकेट प्रक्षेपण के समय होता क्या है कि जब रॉकेट तेजी से ऊपर जाता है तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, रॉकेट प्रक्षेपण के समय रॉकेट तेजी से ऊपर जाता है क्योंकि उस पर ऊपर की ओर क्रियाबल तथा
नीचे की ओर तथा नीचे की ओर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। नीचे की ओर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। बंदूक की गोली निकलते समय आगे की ओर, सिंपल सा आप लिख सकते हो, वापस वही लिखूंगा आगे की ओर और ये है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बंदूक से गोली चलाते समय बंदूक से गोली चलाते समय। क्लियर है। अगला, नाव से कूदते समय नाव का पीछे की ओर हटना। नाव का पीछे की ओर हटना। अगला एग्जांपल आप लिख सकते हो, हवा से भरे हुए गुब्बारे का उड़ना। हवा से भरे हुए गुब्बारे का तब तक हवा में उड़ना जब तक कि उसके अंदर की हवा समाप्त न हो जाए। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए एक नोट लिखा देता हूँ। क्रिया व प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। क्रिया व प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगती है या होती है। ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो और लिख लो इसमें एक और, जो बंदूक वाला है ना। बंदूक से गोली चलाते समय बंदूक का पीछे की ओर हटना। पीछे की ओर हटना। चलो अब अपन गति के नियम तीनों के तीनों हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है संवेग संरक्षण। इसको अपन समझ लेते हैं। इस संवेग संरक्षण से आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपको करवाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ आईएएस में। ठीक है। गति के तीसरे नियम में ही है, इसको अपन समझ रहे हैं। संवेग संरक्षण के अनुसार, संवेग संरक्षण का मतलब होता है कि घटना से पहले और घटना के बाद संवेग कैसा रहता है, समान रहता है। तो मैं लिख देता हूं, घटना से पूर्व संवेग बराबर रहता है घटना के पश्चात संवेग। मतलब घटना से पूर्व संवेग और घटना से
पश्चात जो संवेग होता है वो क्या होता है, बराबर रहता है। कैसे होता है इसको अपन एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या, सबसे पहले अपन देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो मान के चलो ये क्या है, बंदूक है, और इस बंदूक में अभी एक गोली लगी हुई है। घटना से पहले की अपन स्थिति बता रहे हैं, घटना से पहले की स्थिति। इस जो बुलेट है, इस बुलेट का जो द्रव्यमान है, मतलब मास ऑफ बुलेट, और ये जो बंदूक है तो मास ऑफ गन, ये इधर हो गया। अभी गोली चली नहीं है। अब इसके बाद में गोली जो है वो बाहर निकल गई। गोली जो है कहाँ निकल गई, बाहर। तो इसका अभी भी जो मास है, मास ऑफ बुलेट mv मान लिया और मास ऑफ गन ये मान लिया, लेकिन इसका वेग होगा तो वेग ऑफ बुलेट, ठीक है, और इसका जो वेग होगा वो पीछे की ओर हटेगी है, तो वेग ऑफ गन। अपन जानते हैं संवेग बराबर होता है p बराबर mv। p बराबर क्या होता है, mv। तो यहाँ से जब हम p बराबर mv निकालते हैं, m का मतलब होता है द्रव्यमान, तो दोनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, mg प्लस mb मल्टीप्लाई वेग। अभी जब गोली चली नहीं है तो वेग कितना होगा, 0, और यहाँ से ये आ गया कितना, 0। तो घटना से पहले जो संवेग है वो बंदूक की जो गोली है उसका संवेग कितना है, 0। घटना के बाद में अपन भी जानते हैं p बराबर वही mv होता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार संवेग निकाला जाएगा, एक बार तो बंदूक का और एक बार किसका, गोली का। तो जब अपन संवेग निकालते हैं p बराबर, या फिर मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ बराबर, जब अपन संवेग निकालते हैं तो सबसे पहले जब बंदूक का निकालते हैं तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, गन का मास हो गया mg, और इसका वेग क्या हो गया, मल्टीप्लाई vg। ये बंदूक का खुद का क्या हो गया, संवेग हो गया, प्लस ऐसे ही mb मल्टीप्लाई vv, और ये किसके बराबर है, इस 0 के। इसका मतलब है mg vg प्लस mb vb बराबर क्या है, 0। ये होता है संवेग संरक्षण का नियम, फॉर्मूला। अब अगर आपके समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया हो तो भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये चीज़ें जो है यूं ही हर किसी के समझ नहीं आती। अगर हर किसी के समझ आ जाती तो कोई सपने ही नहीं देखता फिर, है ना। सभी सपने देखते कि हमको तो ये बनना है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। फिर से आप देखना, p बराबर mv होता है संवेग में, दोनों का मास हो गया ये, वेग इसका अभी है ही नहीं, गोली चली नहीं तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। यहाँ अपन देखते हैं बंदूक अलग है, गोली अलग है। बंदूक का संवेग ये हो गया और इस गोली का संवेग ये हो गया। जब दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर है, इसके, संवेग संरक्षण। अगर आप इसको इधर ले आते हो तो माइनस में हो जाएगा। वो माइनस किसको दर्शाएगा कि दोनों अलग अलग दिशाओं में है, गोली अलग दिशा में जा रही है और बंदूक अलग दिशा में जा रही है, वो माइनस उसको प्रदर्शित करता है। अब हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल, उसको ध्यान से समझना। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊँगा, फिर आपकी जो गति के जो नियम है वो गति के नियम आपके समाप्त हो जाएंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ। 4 kg द्रव्यमान की बंदूक से 4 kg द्रव्यमान की बंदूक से 800 ग्राम द्रव्यमान की गोली, 800 ग्राम द्रव्यमान
की गोली को 400 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर किस वेग से हटती है। देखो एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। 4 kg द्रव्यमान की बंदूक, तो सॉल्यूशन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मास ऑफ गन कितना 4 kg। मास ऑफ गन कितना हो गया 4 kg। बंदूक से 800 ग्राम द्रव्यमान की गोली, 800 ग्राम द्रव्यमान की गोली, मैंने लिख दिया मास ऑफ बुलेट, बी मतलब बुलेट, द्रव्यमान 800 ग्राम, कितना ग्राम 800 ग्राम। तो देखो आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ये है केजी में और ये है किस में ग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं। ग्राम को किस में बदलने के लिए, किलोग्राम में बदलने के लिए अपन 1000 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा 800 बटे 1000 kg। किस में आ जाएगा, ये केजी में आ जाएगा। 800 ग्राम नहीं है, ये 80 ग्राम है। कितना है 80 ग्राम। कितना ग्राम है, 80 ग्राम की कोई गोली है। तो ये बदल गया इसमें। अब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो 80 गुणा 10 की घात -3 kg। आप ऐसे लिख लो इसको, नीचे 10 3 जीरो है, पावर 3 आ जाएगा 10 के, और ऊपर जाएगा तो माइनस में आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये दोनों लिख दिए मैंने। जो 80 ग्राम की जो गोली है वो 400 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। तो बुलेट का वेग, तो वेग किसका, बुलेट का 400 मीटर पर सेकंड निकलती है, तो बंदूक पीछे की ओर किस वेग से हटती है। तो इसका मतलब है कि वेग ऑफ गन अपन से ये पूछा है कि नहीं पूछा, बिल्कुल पूछा है। अब देखो ये सारी चीज़ें अपन ने लिख ली, अपन को क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि संवेग संरक्षण की बात कर रहा है। संवेग संरक्षण की बात कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे अपन संवेग संरक्षण के नियम से। और संवेग संरक्षण का नियम ये है, समझ रहे हो। संवेग संरक्षण का नियम क्या है, ये मतलब मास ऑफ गन मल्टीप्लाई गन का वेग प्लस मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बुलेट का वेग बराबर किसके है, ये 0 के। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, Vg, इसकी वैल्यू चाहिए Vg की। तो सबसे पहले आप इसको उधर लेके जाओ, तो mg मल्टीप्लाई Vg बराबर माइनस के mb मल्टीप्लाई Vb, और Vg बराबर माइनस mb मल्टीप्लाई Vb अपॉन mg। वैल्यू रख लो। माइनस का चिन्ह किसको दर्शाता है, सिर्फ दिशा को, कि एक इधर जा रही है तो एक उधर जा रही है। माइनस mb का मान कितना है 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई Vb 400 अपॉन mg कितना है 4 से कट गया ये 100 बार, 2 जीरो और एक ये जीरो, 3 जीरो, ये पूरा गया, ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि अगर गोली जो है 400 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर आगे जा रही है तो बंदूक पीछे हटेगी किस वेग से, 8 मीटर पर सेकंड के वेग से।
ये एग्जाम्पल है। अब ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। माइनस में है ये, किस में है? माइनस में। माइनस किसको दर्शाता है कि अगर गोली आगे की तरफ जा रही है तो बंदूक किधर हट रही है? पीछे की तरफ, विपरीत दिशा में। माइनस इसको दर्शाता है। अब मैं आपको एक ऐसा ही एग्जाम्पल करवाता हूँ जो कि IAS 1994 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? IAS 1994 में। जिसने भी ये वीडियो अगर कंप्लीट देख लिया, आप ये मान के चलना गति के नियम उसके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ से। वही दूसरा एग्जाम्पल है, एक मनुष्य स्थिर नाव से, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकी, तो बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? IAS 1994। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। एग्ज़ाम में आते हैं तभी मैंने इसको लिखवाया है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है इसको, और जब अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है। देखो, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कूदा। तो यहाँ पर मनुष्य जो दे रखा है, देखो मैं यहाँ पर जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में, कि मनुष्य की मतलब 5 मीटर पर सेकंड, मनुष्य। अब क्या मनुष्य का द्रव्यमान दे रखा है? क्या नहीं दे रखा ना। अब मनुष्य का द्रव्यमान नहीं दे रखा और यहाँ पर पूछा है कितने गुना है। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, तो अपन को मानना पड़ेगा। तो माना मनुष्य का द्रव्यमान, तो मैंने मनुष्य का द्रव्यमान m मान लिया। तो ये हो गया मनुष्य के बारे में, समझ आ रहा है। फिर नाव की चाल, बताओ नाव की चाल क्या है? 0.5 मीटर पर सेकंड। अब बताओ नाव का द्रव्यमान दे रखा है? क्या नहीं दे रखा ना। तो माना नाव का द्रव्यमान, तो मैंने इसको मान लिया n, ये मैंने मान लिया m और ये मान लिया मैंने n। और हम अच्छे से जानते हैं कि कूदने से पहले जो संवेग होता है वो क्या होगा? 0, क्योंकि कूदने से पहले जो वेग होता है वो क्या होता है? 0 होता है। और वेग जब 0 होगा तो अपन जानते हैं संवेग बराबर होता है P बराबर mv। तो द्रव्यमान तो दोनों का m और n अपन ने मान लिया, लेकिन v क्या हो जाएगा? 0। इसलिए कूदने से पूर्व, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कूदने से पूर्व संवेग बराबर क्या हो जाएगा? 0। कूदने के बाद संवेग, और कूदने के बाद संवेग यही तो होता है। और कूदने के बाद का, कूदने के पहले का ये है, कूदने के बाद का ये है। तो देखो कैसे, कूदने के बाद का संवेग ये हो गया मनुष्य का मास द्रव्यमान गुणा 5 mv प्लस फॉर्मूला था n गुणा 0.5। फिर यहाँ लिखेंगे अपन संवेग संरक्षण के नियम से,
और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि कूदने से पहले का संवेग और कूदने के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। तो कूदने के बाद का तो क्या है, m गुणा 5 प्लस n गुणा 0.5 बराबर, और बाद का क्या है, 0। अब अपने को निकालना क्या है, इनका जो मास है, इनका जो द्रव्यमान है वो कितना गुना है। तो मास का तो ये मनुष्य का, ये नाव का, तो ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस के n गुणा 0.5, इस n को इसके बटे में ले आओ, इसको उसके ले जाओ, तो m अपॉन n बराबर 0.5 अपॉन 5, 0 पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगी तो मतलब 1/10 माइनस में। लेकिन द्रव्यमान कभी माइनस में होता नहीं है, इसलिए माइनस का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो ये आ गया m अपॉन n बराबर 1/10, तो n बराबर 10m, इसका मल्टीप्लाई इससे और इससे तो n बराबर 10m। इसका मतलब क्या है, n क्या है, नाव का द्रव्यमान, और m क्या है, मनुष्य का द्रव्यमान। तो नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, 10 गुना। भाई जब मान के चलो एक तरफ नाव खड़ी है, एक तरफ मनुष्य खड़ा है, तो मनुष्य का जो द्रव्यमान है वो कम होना है, नाव का ज़्यादा होना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए मनुष्य के द्रव्यमान में कितने का गुणा हुआ है, यहाँ पे 10 का, तब जाके किसके बराबर हुआ, वो नाव के। इसका मतलब है कि नाव का जो द्रव्यमान है वो मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, 10 गुना। तो यही आंसर है इसका। तो बताएं नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, 10 गुना। आंसर IAS 1994 में। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो हमारी वीडियो को प्रॉपर देखें, नोट्स बनाएं, इनका बार बार देखें, इनको 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें कि कहाँ से समझ में आया, कहाँ से समझ में नहीं आया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने गलती कर दी समझाने में तो आप उसको बता सकते हो कमेंट में। बाकी अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके गति के जो नियम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। कल अपन पढ़ेंगे गति के समीकरण। अगर आपको ये 2 जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए अगर ये हार्ड लगते हैं तो आप कल का वीडियो फिर मत देखना, क्योंकि कल जो अपन पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल बेस ही क्लास होगी। गति के समीकरण जो 3 समीकरण होते हैं वो अपन पढ़ेंगे, उन पर न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए धन्यवाद। बाकी अपन कल करते हैं स्टार्ट। थैंक यू।